हमारी बात भाजपा के सीएम उम्मीदवार से हो रही है। नमस्ते। पिताजी ने आपको सम्राट नाम, उसमें बहुत छोटा सा काज करता हूँ, लेकिन प्रेरणा नरेंद्र मोदी जी, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, सबका प्रेरणा रहा। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में आप पर 17 मुकदमे दर्ज किए गए। जी जी। उसके बाद आपकी मजबूरी क्या थी कि आप लालू प्रसाद यादव के साथ ही रहे और उनके कार्यकाल में मंत्री भी? वही तो मैंने कहा कि सार्वजनिक माफी के बारे में कहा कि बोरिंग रोड में सम्राट चौधरी लड़की छेड़ता था। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं आज भी माता तुल्य ही मानता हूं उनको। आज आजादी के इतने साल बाद 20 साल से डबल इंजन की सरकार, यहाँ औसत 1 पॉइंट कुछ है। उसके हाँ, नरसंहार नहीं है, ये बात सही है, लेकिन अपराध और हत्या के मामले में आप पिछली सरकार से थोड़ा भी कम नहीं है, बराबरी पर टसल दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम जनमानस की ऐसी फीलिंग हो चुकी है। नहीं, ऐसा एकदम धीरेन्द्र जी नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, और आप जिस जाति से आते हैं उस जाति का तड़का लगा करके बहुत दिनों तक लालू प्रसाद यादव भी सत्ता में रहे। आप जातीय राजनीति का मोहरा तो नहीं बनाएगा? तेजस्वी यादव का आप पर एक आरोप लगता है, आप संसदीय राजनीति में ज्यादातर जो वक्त आपका रहा है, आपने पिछले दरवाजे से सदन में प्रवेश किया है, जनता को फेस करने से आप बचते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, तेजस्वी यादव का यह आरोप है आप पर। देखिए, 70,000 करोड़ की बात कही। हम बार बार इस चीज को इसलिए कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार 20 सालों से है। पूरे भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 1365 है। आप 20 साल से यहाँ हैं, आप यहाँ सिर्फ 39। क्या उम्मीद रखें कि सम्राट चौधरी के बाद भी इस परिवार से कोई व्यक्ति आएगा राजनीति में, समाज सेवा में? डिग्री का क्या सवाल है? प्रशांत किशोर से लेकर के देखिए, लगातार मैं वही कह रहा हूँ, सम्राट चौधरी अगर राजनेता नहीं होते तो क्या होते? कहीं नौकरी करते रहता भाई। कोई डायलॉग याद? कोई डायलॉग याद है? वो मैंने सुनाया था अपने विरोधियों को। साल चुनावी है तो बात भी चुनावी ही होगी। जनता की अदालत सज चुकी है, सियासत बिहार में सवाब पर है। जनता की अदालत में नेताजी जाने वाले हैं, लेकिन आशीर्वाद मांगने। जनता तो सवाल पूछ रही है, कई नए मुद्दे उठाए जाएंगे तो कई संवेदनशील नब्ज दबाए जाएंगे। हम राजनेताओं के कारनामों के किताब का पन्ना दर पन्ना खोलेंगे और जनता की तरफ से नेताजी से हिसाब मांगेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन की खास पेशकश हिसाब किताब। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र कुमार और मेरे साथ हैं न्यूज फॉर नेशन के संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आज हम हिसाब मांगने जा रहे हैं, हिसाब किताब लेने जा रहे हैं एक ऐसे राजनेता की जिनकी परवरिश तो हुई खालिश राजनीतिक परिवार में। पिताजी मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, मां भी विधायक रही, लेकिन जब इनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई तो विवादों ने घेरा डाल दिया। आइए हिसाब किताब लेना शुरू करते हैं भाजपा के सम्राट, बिहार के उप मुख्यमंत्री राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी से। सम्राट जी, स्वागत है। जी नमस्ते। क्या हमारी बात भाजपा के सीएम उम्मीदवार से हो रही है? क्योंकि दो बड़े नेताओं, कौशलेंद्र जी, मेरी बात सुन लीजिए, गिरिराज सिंह और नायाब सिंह सैनी ने कहा है कि हमारे सीएम उम्मीदवार सम्राट चौधरी। नहीं, ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने अपने पार्टी के अंदर का नेतृत्व बताया। जहां तक यहाँ सीएम तो ऑलरेडी नीतीश कुमार हैं और आगे भी रहेंगे। मेरा स्पष्ट मानना है कि बिहार आज आगे बढ़ रहा है तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। और आप लोग लंबे समय से पत्रकार हैं, दोनों भाई हमारे, तो स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में श्री बाबू के बाद किसी व्यक्ति ने काम किया तो वो नीतीश कुमार है, जिसने सामाजिक न्याय का भी काम किया और विकास के भी काम किए। इसलिए वो जब तक है तब तक तो कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी आज भी, कल भी और परसों भी। मेरा ये एक प्रश्न है, निजी प्रश्न है थोड़ा सा। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो अमूमन तौर पर दो नाम रखे जाते हैं, एक स्कूल का नाम होता है और एक पुकारने का नाम होता है, जैसे विक्की, सोनू, मोनू।
पिताजी ने आपको सम्राट नाम दिया। यकीनन आप उस समय बच्चा रहे होंगे, लेकिन कुछ तो सुने जरूर होंगे कि क्यों उन्होंने आपको सम्राट कहा। क्या पहले से वो कुछ भांप रहे थे कि बिहार का सम्राट यही होगा आगे चलकर? नहीं धीरेन्द्र जी, आप यदि पीछे फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरे पिताजी तो हम लोग को ये समझाते रहे। एक तो हम लोग मिल नहीं पाते थे, ये मैं बता रहा हूँ अपने पिताजी से। जब वो पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे या विधायक के तौर पर काम कर रहे थे, तो 10 बजे 11 बजे रात में आते थे और सुबह 5 बजे निकल जाते थे। तो कभी मुलाकात होती थी, नो डाउट, लेकिन वो कहते थे ये बहुत ही टफ रास्ता है और अनसर्टन है, कोई गारंटी नहीं है। जनता उस दिन किस मूड में होगी वो तय करता है लोकतंत्र। तो जनता के मन पर है कि आप जीतोगे कि हारोगे, ये गारंटी आपका नहीं है। इसलिए वो कभी नहीं चाहते थे कि परिवार का एक भी कोई सदस्य चुनावी राजनीति में आए। लेकिन घटनाक्रम हुआ 1995 में मेरे परिवार से लगभग 22 लोगों को, लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, जेल में लोगों को डाला। 2 गैंगवार हुए, 2 आपस में लड़े, कांग्रेस और जनता दल के लोग लड़े और हम लोगों को अभियुक्त बना दिया गया, क्योंकि ये लोग प्रतिद्वंदी थे। नीतीश कुमार जी, पिताजी और जॉर्ज साहब, ये लोग समता पार्टी का निर्माण किया था ये लोग। तो मैं तो 88 दिन तक जेल में रहा और निकलकर 3 साल तक केस लड़ा हूं। और तब लड़ते लड़ते राजनीतिक वर्कर हो गया। लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल शुरू होता है, आपकी लॉन्चिंग पैड तो जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल ही रही। उसका कारण है लालू प्रसाद जी को माफी मांगना पड़ा मिलर स्कूल के मैदान में कि हम गलती से आपको फंसा दिए। दूसरा, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार की सरकार के ऊपर प्लेंटी लगाया और कुछ राजनीतिक मतभेद उस समय एनडीए में हुए, जिसके चलते मेरे पिताजी उनके साथ गए। आपने ही कहा है कि 17 मुकदमा दर्ज किया गया, आपने जैसा दावा किया है। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में आप पर 17 मुकदमे दर्ज किए गए। जी जी। उसके बाद आपकी मजबूरी क्या थी कि आप लालू प्रसाद यादव मैं के साथ ही रहे और उनके कार्यकाल में मंत्री भी? वही तो मैंने कहा कि सार्वजनिक माफी, ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऑर्डर्स और राजनीतिक मतभेद जो इंडिया के अंदर हुए, उसके चलते आपके नाम की लॉटरी लगी और आप मंत्री बने डायरेक्ट। ये मान सकते हैं। लेकिन आपको मंत्री रहने नहीं दिया उस समय के भाजपा के लोगों ने। नहीं, भाजपा या एनडीए की बात नहीं मैं कर रहा हूं, सबने अपने प्रश्न उठाए और मामला न्यायालय में गया। न्यायालय के बाद हटे भी, फिर हम संघर्ष करते रहे और फिर 2010 में चुनाव जीत कर आए। तो मैं तो लड़ने वाला आदमी हूं, लड़ते रहूंगा, आगे भी लड़ता रहूंगा। उसी तरीके का एक पॉलिटिकल टर्बुलेंस बिहार में 2013-14 में देखा गया और उस टर्बुलेंस के दौरान आप आरजेडी छोड़ के जनता दल में जदयू में आते हैं। जीतन राम मांझी मंत्रिमंडल में आप मंत्री बनते हैं, लेकिन वो टर्बुलेंस खत्म नहीं होता है। 2015 के चुनाव आते आते फिर एक बिखराव होता है और आप न जदयू में जाते हैं, न जीतन राम मांझी के साथ जाते हैं। आप फैसला करते हैं कि मैं भाजपा के साथ जाऊंगा। तो क्या 15 साल तक आप भाजपा की आइडियोलॉजी को रीड करते रहे या आप ये रीड करने में कामयाब हुए कि आने वाला भविष्य भाजपा का ही है? नहीं, देखिए, 2 चीज बड़ा स्पष्ट है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश का विजन स्पष्ट था कि बिहार को विकसित करना है और जिस तरह उनकी आइडियोलॉजी है कि भारत को श्रेष्ठ बनाने में बिहार एक अहम रोल अदा करेगा, तो उसके उनके सहयोगी के तौर पर, एक छोटे कार्यकर्ता के तौर पर मैंने ज्वाइन किया। मतलब आप नरेंद्र मोदी से प्रभावित ज्यादा हुए, भाजपा से उतना प्रभावित नहीं? भाजपा तो जननी है, मोदी जी को भी जन्म भाजपा ने दिया, तो मैं तो उसमें बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। लेकिन प्रेरणा नरेंद्र मोदी जी, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, सबका प्रेरणा रहा, जिसके ज्यादा क्लोज में हुआ। एक सवाल और है जो मंत्री बनने का सवाल था, आप विवाद में आते हैं। डिग्री का क्या सवाल है? प्रशांत किशोर से लेकर के देखिए, लगातार मैं वही कह रहा हूँ। अचानक देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये क्लेम करता रहा
पटना उच्च न्यायालय ने मेरे पक्ष में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एट द डेट ऑफ इलेक्शन यू आर नॉट कंप्लीटिंग 25 ईयर एज, और मेरे इलेक्शन को अवॉइड कर दिया गया और उस जगह पर पोल हुए। तो मेरा ये मानना है कि ये 1999, 2000, 2003 तक सारी चीजें आ गई। कई बार न्यायालय ने फैसला दिया, चीजें स्थापित हुई, न्यायालय ने मान लिया सम्राट चौधरी, राकेश कुमार दोनों एक ही हैं, एक ही व्यक्ति हैं, घर का नाम राकेश कुमार था, सम्राट चौधरी दोनों एक ही हैं। जहां तक डिग्री का सवाल है, मैं स्पष्ट तौर पर कौशलन जी कहता हूं कि 2010-5 से लेकर 10 तक में बेरोजगार भी रहा बिहार के लोकतंत्र में। तो मैंने उस समय कमराज यूनिवर्सिटी के माध्यम से कुछ अपना अभियान पढ़ाई लिखाई का आगे बढ़ाया, उस चीजों को किया और उसके बाद आगे बढ़ता चला गया। और जहां तक डिलीट का एक सवाल आता है, बार बार मैं देखता हूं कई जो नए लोग हैं पॉलिटिक्स में आए हैं वो प्रश्न उठा रहे हैं, तो मैंने तो कहा तो मानक है, ये तो एक तरह से ऑनरी उपाधि है, ये मेरा डिग्री नहीं है भाई। मैं कोई गलत फहमी में नहीं हूं, मैं जानता हूं कि बिहार के लोकतंत्र में काम करना बहुत कठिन होता है, लेकिन इसके बावजूद मैं बिहार के लिए लगातार काम करते रहा हूं। इसलिए ये सब सोचना भी मेरे लिए गलत है। कहा ये सब सोच भी नहीं सकता। मैं डॉक्टर लिखता ही नहीं हूं। आप डॉक्टर नहीं लिखते? कभी नहीं लिखता हूं। लेकिन एक मिनट, लेकिन जिस तरीके से आपका सर्टिफिकेट सामने आया है प्रमाण के तौर पे, उसकी सफाई में आप क्या कहेंगे? हमने कहा कि 1999 और 2025 बहुत फर्क है कौशलन जी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश के बाद आप और हम कौन इस रास्ते को बता सकते? तो अब तो कोई उचित फोरम पर जाइए, यदि सम्राट चौधरी के खिलाफ कोई इश्यूज है तो जाना चाहिए, मेरा ये कहना। मतलब आपका कहना है कि कोर्ट का फैसला आ चुका है? अरे कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए उस पर काम करना है, इससे ज्यादा क्या करना है? क्योंकि मेरा कोई नया उम्र तय नहीं हुआ, तो इसलिए मैं उसी को चलाता हूं। बात स्पष्ट है। हाल में आपके डिग्री को लेकर सवाल हुआ, जो सदन में हंगामा का दौर चल रहा था, जो मॉनसून सत्र समाप्त हुआ है, कुछ लोगों ने कहा कि इतनी ही इनकी शिक्षा हुई है, लेकिन उसी दौर में राबड़ी देवी की तरफ से एक बड़ा तीखा बयान आपके खिलाफ आया। राबड़ी देवी को आप कई बार मां के दर्जा में रखे हैं, और उन्होंने आपके बारे में कहा कि बोरिंग रोड में सम्राट चौधरी लड़की छेड़ता था। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं आज भी माता तुल्य ही मानता हूं उनको। मेरा स्पष्ट मानना है, अब स्वाभाविक है उनको अपने बेटे को लॉन्च करना है। उनके आदरणीय पति जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको मैं बार बार भ्रष्टाचारी कह रहा हूं, तो बेचारी कुछ बोल तो सकती हैं। अब हो सकता है राबड़ी देवी जी इतनी वरिष्ठ है और इस तरह की हल्की बात सोच सकती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है लोकतंत्र के लिए? भाजपा या आपके जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी, वंशवादी राजनीति के खिलाफ हमेशा से बयान देते हैं। भाजपा का एक अपना ये स्टैंड है इसको चरित्र ये करने की कोशिश हुई, एस्टैब्लिश। इवन बिहार में भी आप लोग तेजस्वी को टारगेट करते हैं कि पिता की विरासत पे ये राजनीति कर रहे हैं। नहीं, उसका कारण मैं बता रहा हूँ। मैं भी, मेरे पिताजी भी राजनीति में रहे, हो सकता है इससे जुड़ा हुआ आपका प्रश्न रहा होगा। मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के कभी सदस्य नहीं रहे। एक, आज के तारीख में मेरे पिताजी कहीं भी राजनीति में नहीं है। दो, ना मेरे पिताजी ना मेरी माताजी, राजनीतिक तौर पर स्पष्ट है कि परिवार का मतलब माता पिता या सास ससुर तक आप मान सकते हो कि यदि पत्नी को जोड़ते हैं तो। हम दूर दूर तक राजनीति में एक साथ नहीं है, ना उनकी लेगेसी ढो रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी के लेगेसी को बढ़ा रहा हूं। दूसरे तरफ क्या है कि लालू जी के विचारधारा, मैं कहता हूं कि तेजस्वी जी का अपना क्या विचारधारा है। लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राबड़ी देवी जी नेता विरोधी दल, मीसा भारती सांसद, दूसरी बहन सांसद रहते बनते बनते छूट गई, एक भाई
मंत्री, सहयोगी मंत्री, विधायक, तो 5.5वें स्थान पर तेजस्वी यादव का नाम आता है। तो भाई आपका क्या विजन है, आपके नाम से क्या है? क्योंकि आप तो प्रतिनिधि हो। लालू जी पहले राबड़ी जी को प्रतिनिधि बना के लाई, फिर अभी तेजस्वी जी को लाई, और आगे हो सकता है कि वो किसी और को भी प्रतिनिधि बना सकता है। मैं किसी का प्रतिनिधि हूं तो मोदी जी का प्रतिनिधि हूं, भाजपा का प्रतिनिधि। मैं मेरे पिताजी का प्रतिनिधि नहीं हूं। और भाजपा ने जितना हमें दिया है, मैं बोलता हूं, गर्व से कहता, मैं सोच भी नहीं सकता था। कौशलन जी आप भी लंबे समय से, और धीरेन्द्र जी भी लंबे समय से काम कर, भाजपा ने विरोधी दल का नेता बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया, पार्टी का विधायक दल का नेता बनाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। एक समान आदमी रहा। मैं तो सड़क पर था, सड़क से उठाकर इतने दूर तक लाया। मेरी लेगेसी हो सकती है कि मैं उसके पहले 5 चुनाव लड़ चुका हूं, लेकिन भाजपा ने हमको शीर्ष तक पहुंचाने का काम किया। मैं तो काम तो किया लालू जी के साथ। क्या दिया लालू जी? लालू जी के यहां नेता तो वही होगा जो उनका बेटा होगा। लालू जी के साथ और क्या दिया लालू जी ने? लालू तो कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं, वही मैं फिर वही कह रहा हूं कि नेतृत्व क्या होता है। राजनीति में लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, ये कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तो होनी ही चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक फर्श पे बैठा हुआ व्यक्ति को आज अर्श पर बैठाया है, इससे मैं कभी डिफर नहीं कर सकता। आपको नहीं लगता कि जाति की छाती पर बिहार की राजनीति नाचती है? मेरी बात सुन लीजिए। और आप जिस जाति से आते हैं, उस जाति का तड़का लगा करके बहुत दिनों तक लालू प्रसाद यादव भी सत्ता में रहे। आप जातीय राजनीति का मोहरा तो नहीं बनाया? देखिए, 2 चीज आप समझिए कौशलन जी। भारतीय जनता पार्टी में कोई सिस्टम ही नहीं है जात का। हम जरूर एक एक पंक्ति, जो अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं और सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपको काम करने पड़ेंगे और उस लायक भी बनने पड़ेंगे, और शीर्ष पर काम करने के लिए पूरे संगठन के संरचना में भी खड़ा होना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है। जात की राजनीति करते रहती तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले सरकार बना ली होती। आपके ऊपर पुराने भाजपाइयों का यह आरोप है कि जब से आप पार्टी में आए हैं, और खास करके वो दौर जब से आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, भाजपा के पुराने भाजपाई जो सवर्ण वर्ग से आते हैं उनकी उपेक्षा ज्यादा हुई है, और आपके आगमन के बाद ओबीसी और एससी एसटी को ज्यादा आगे बढ़ाया गया है। हाल में भाजपा की एक नेत्री ने ऐसा आरोप लगाते हुए पार्टी से त्याग पत्र भी दिया है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, सोच भी नहीं सकता हूं। ये पार्टी सामूहिक निर्णय लेती है। अध्यक्ष और नेता का अपना दायित्व है, लेकिन इस पार्टी के अंदर सुशील जी भी काम करते थे, नित्यानंद जी भी काम करते थे, संजय जायसवाल जी भी काम करते थे। सबको जोड़कर सारे लोगों के बात करने के बाद ही कोई डिसीजंस होते हैं। पार्टी यहां व्यक्तिगत कोई निर्णय नहीं ले सकती है। करेक्ट। आगे चलते हैं थोड़ा सा। 20 साल से आप यहाँ शासन में हैं, यद्यपि आप सरकार के साथ 10 साल से हैं। सरकार 10 साल पहले से थी जिस समय आप विपक्ष में थे। आज भी जब जनता की अदालत में जाने की बारी आती है तो आप लोग अपनी उपलब्धि की चर्चा कम करते हैं और लालू यादव के शासनकाल की चर्चा ज्यादा करते हैं। नहीं, इसलिए करते हैं धीरेन्द्र बाबू कि जैसे आपसे कंपटीशन होगा तो आप ही का बात करेंगे ना। हाँ, लेकिन 20 साल आपको अपना दिखाने का एक भाई अवसर मिला है। 15 साल बनाम 20 साल, यही तो डिफरेंस करना है। देखिए, जनता को राह दिखाना है। जब तक हम चुनाव की घोषणा नहीं होता है, सरकार का काम करते हैं। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, जनता को ये बताते हैं, जैसे होती है, नहीं हम क्या बता रहे हैं, फर्क बताते हैं कि आप जिस इलाके से आते हैं तो रात 5 बजे के शाम के बाद आप जाते नहीं थे। जहानाबाद हो, अरवल हो, गया हो, कोई 5 बजे नहीं जाता। आज आप रात के 2 बजे भी अपने घर जा रहे हैं
यही तो सुशासन है। तो 20 साल से एक ही चीज पर। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि कोई नया व्यक्ति होता तब तो चिंता करती है। वही व्यक्ति, उसी आदमी का फॉर्मूला चल रहा है। किसको सत्ता में लाना चाहते हैं? नीतीश जी हटेंगे तो कौन सत्ता में आएगा? लालूवाद। तो विकास और विनाश। मतलब जब तक लालू सामने खड़ा रहेंगे तब तक लालू के चेहरे मैं व्यक्ति पर नहीं जा रहा हूं। फिर मैंने एक लालूवाद विचारधारा का, बिल्कुल मेरा स्पष्ट मानना है, अराजकता का प्रतीक कौन, लुटेरों का प्रतीक कौन, अपराधी का प्रतीक कौन, हत्यारों का प्रतीक कौन, तो हमको बताना ही पड़ेगा। हालांकि इस चीज पर हम थोड़ा बाद में जाना चाहते थे, लेकिन सवाल आगे, हाँ। डिस्कशन को वहां लेके चले गए। नाउअडेज, आज की तारीख में बिहार में अपराध का मामला हो, हत्या का मामला हो, हाँ नरसंहार नहीं है, ये बात सही है, लेकिन अपराध और हत्या के मामले में आप पिछली सरकार से थोड़ा भी कम नहीं है, बराबरी पर टसल दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम जनमानस की ऐसी फीलिंग हो चुकी है। नहीं, ऐसा एकदम धीरेन्द्र जी नहीं है। आप जहां बैठे हैं उसके बगल वाला घर सीएम हाउस है, और एक जमाने में ये भी सीएम हाउस का ही पार्ट था। और इसी सीएम हाउस में ये होता था कि धीरेन्द्र जी, बच्चों ने गलती से किडनैपिंग कर लिया है, थोड़ा हिसाब किताब कर लीजिए। उस समय ये होता था। तो यही था, सीएम हाउस में बैठकर मुख्यमंत्री करते थे। आपके सामने कुछ ऐसा हुआ नहीं, वाकया? मुख्यमंत्री जी ही करते थे तो दूसरे की चर्चा क्या मैंने करें? मुख्यमंत्री भी दो रहे, लालू यादव और राबड़ी देवी। नहीं, लाल, देखिए राबड़ी जी, मैं कह रहा आदरणीय है, नथिंग एल्स। मुख्यमंत्री राजा होता है, उसी के लिए मैं कहता हूं ना कि लालू जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री भी तब भी मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी भी होंगे तो मुख्यमंत्री लालू होंगे। मतलब ये तो बहुत बड़ा आरोप है। आरोप नहीं है। सीएम हाउस के अंदर अपहरण जैसे और अपराध जैसे चीजों का ढिल होता था। ये तो उनके परिवार के लोग सदस्य बताते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये एकदम बिहार का लॉ एंड ऑर्डर इसलिए ही फेलियर था क्योंकि मुखिया जो प्रदेश के थे वही इससे इंटरेस्टेड थे। अच्छा, एक मैं पैराडॉक्स की बात कर रहा हूँ। लालू यादव का शासनकाल था, हम लोग को भी याद है, इसी जोन में एक विधायक की बम मार के हत्या कर दी गई थी, अशोक सिंह। वो एक बड़ा माने भयानक दौर था। लेकिन इसी जोन में इसी साल माननीय लोगों के आवास के आसपास गोली चलती है। नहीं, गोली नहीं, देखिए वो आप इंटरप्रिटेशन को धीरेन्द्र जी थोड़ा ठीक कीजिए, पुराने साथी हैं। देखिए, एक इलाका है कौशल नगर, और उसी के बगल में कुछ रेसिडेंशियल हमारे मिनिस्टर्स के घर है, नेता विरोधी दल का भी घर है, जहां वो रहते नहीं है। तो उस इलाके में घटना घटी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई किया। और हमारे क्या यूएसपी है कि विद इन 100 आवर सारे बड़े अपराध में कार्रवाई हुई, सबकी गिरफ्तारी की जाती है, जेल में डाले जाते हैं। एक बड़ा नाम बताइए जो खुला घूमता रह गया और पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया। यही है सुशासन, कार्रवाई करते हैं, फिर न्यायालय को तय करना है। इसी से जुड़ा प्रश्न ले लेते हैं। राष्ट्रीय औसत या आप जो चाह रहे हैं कि पुलिस कर्मियों की संख्या 156 1 लाख पॉपुलेशन पर हो, आपके यहाँ वास्तविकता यह है कि 80 लोग हैं, 90 लोग हैं। हालांकि आपका आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है 110 का, तो इतना बड़ा एक डाइवर्सिटी है, अंतर है, गैप है। कौशलेंद्र बाबू, ये बिहार वो राज्य था जहां 13% रेवेन्यू था और 87% झारखंड चला गया था। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करते करते आज बढ़े हैं, और आज देश में गर्व से कह सकता हूं कि महिला की सबसे ज्यादा पुलिस में संख्या है तो बिहार में है, और आगे इसको बढ़ा रहे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ छोड़ रहे, पुरुषों की भी संख्या को लगातार बढ़ाने का काम बिहार की सरकार कर रही है। आपके पास वित्त मंत्रालय है, चलिए थोड़ा सा इसी पे आ जाते हैं। आजादी के बाद बिहार में उद्योग का जो प्रतिशत था वो 6.3 था। हाँ, 6। आज आजादी के इतने साल बाद 20 साल से डबल इंजन की सरकार, यहाँ औसत 1 पॉइंट कुछ है। नहीं, उसके कारण भी तो समझने पड़ेंगे आपको कौशल जी, बताइए कि 1.37।
नहीं, चीनी मिल क्यों बंद हुए? कांग्रेस के शासन में चीनी मिल इसलिए बंद हुए, उद्योग धंधे इसलिए बने कि लालू जी का अराजकता था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। भाई साहब आप अभी रिजल्ट्स हैं। मैं आ रहा हूं, इस पर आ रहा हूं। आज देखिए 17 इथेनॉल प्लांट हमारे चालू हो गए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारे चालू हो गए। आज हमारे पास पावर सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ रुपया हो रहा है, 1 लाख करोड़ रुपया। और आज भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर चुके, हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं 2000 एकड़ में, आप ही के गया में। जहां गया जाने में 4 घंटा लगता था, जहानाबाद जाने में 2 घंटा लगता था, आज हम 1.25 घंटा में गया पहुंच रहे हैं, 1.5 घंटे में बोध गया पहुंच रहे हैं। तो देखिए इजी कम्युनिकेशन करना था, उसकी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंचा दी गई, ट्रांसपोर्टेशन ठीक हो गए। अब हम इंडस्ट्री को हब बनाने का काम बढ़ा रहे हैं। आज भी लगातार, मैंने इसलिए कहा कि पहले खर्चा नहीं होता था, बिहार का बजट का 23% खर्चा होता था, आज 99.36%, 99% राशि हम लोग वित्तीय वर्ष में खर्चा करते हैं, जो हम राशि तय करते हैं अपने बजट का। ये बदला हुआ बिहार है कौशलन जी। अब बिहार नहीं बदला तो देश कैसे बदलेगा? चलिए, उद्योग से ही जुड़ा प्रश्न है। आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट और इथेनॉल प्लांट हम इतना लगा है, लेकिन जो आपका आंकड़ा बताता है, राष्ट्रीय स्तर से जो आंकड़ा आ रहा है, उसमें है कि एमएसएमई से लेकर छोटे बड़े जितने उद्योग हैं, आपका बाहरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 0.083 है। नहीं, कैसे आखिर बिहार विकास के वही कह रहा हूं ना कि मतलब इतना होने के बावजूद हम निजी इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना कि ये जो बीच बीच में महागठबंधन आ जाते हैं तो लोगों को डर पैदा हो जाती है। लेकिन ये स्पष्ट है, ये तो राजनीति इस तरीके से नहीं, करवट लेते रहे। नहीं देखिए, बिहार वही तो बदलना है। बिहार बदलने के लिए मोदी जी का नेतृत्व और नीतीश कुमार जी का साथ जरूरी है। बिहार तभी बदलेगा जब डबल इंजन एक्ट करते रहेगा। और आज यदि पावर सेक्टर हो या इथेनॉल हो, इथेनॉल का कल्पना 2008 में नीतीश कुमार जी ने किया और 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, उन लोगों ने सहमति नहीं दिया, क्योंकि हमारे जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो तैयार नहीं हो पा रहे थे, तो इस इथेनॉल का एक रास्ता बनाया। आज जैसे ही मोदी जी सरकार में है और 2021-22 में जब उन्होंने सहमति दिया तो हमारे यहाँ 17 फैक्ट्री लग गए। मैंने जो आप बोले मैं उससे समझ पा रहा हूँ। क्या ये मान लिया जाए कि 2 बार नीतीश कुमार जी ने जो पलटी मार दी उसके कारण बिहार के विकास में थोड़ा सा डेंट लग गया? देखिए, राजनीति समय और परिस्थिति कराता है, लेकिन ये मानना है मेरा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बढ़ता रहा है। एक सवाल और, 2020 में आप लोगों ने कमिटमेंट किया कि 19 लाख रोजगार हम देंगे। 20 लाख 20 लाख, करेक्ट। आप लोगों ने बेशक बहुत कुछ दिया भी। मैं सम्राट चौधरी से जानना चाहता हूं, जो आपने डिलीवर किया है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, मेरा ये मानना है जो कमिटमेंट था जनता को उससे बहुत आगे बढ़ गए। कमिटमेंट था 20 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार। आज लगभग 11 लाख हम पूरा कर चुके और ये 12वें लाख की ओर बढ़ रहे हैं और लगभग 34 लाख लोगों को रोजगार दे चुके, जो 38 लाख बढ़कर हो जाना है, मतलब हाफ सेंचुरी मारने वाले। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस बीच में ही बड़ा फैसला लिया कि आगे 1 करोड़ लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी दें। तो ये बड़ा चैलेंज उन्होंने दे दिया। संतुष्टि का जहां तक सवाल है, बिहार मांगे मोर, और बिहार जब तक, आप सोचिए, दिल्ली के चारों तरफ देख लीजिए, सब स्टेट बढ़ गया, मुंबई के 3 साइड आप देखिए बढ़ गया, चेन्नई के 3 साइड बढ़ गया, कलकत्ता के चारों तरफ बीमार है। ये कलकत्ता 4 कैपिटल में चौथा कैपिटल ऐसा है जहां आर्थिक गतिविधि रुकी। तो इस पूरे जोन को विकसित करना पड़ेगा और इसमें बिहार को आगामी दौर में
बहुत ज्यादा डिलीवर करना पड़ेगा, तभी बिहार बढ़ पाएगा और बिहार एक विकसित सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट किया, इसमें कोई बात नहीं है और जनता स्वीकार भी कर रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल है और ये सवाल एक बहुत बड़े वर्ग से है, शिक्षकों से है। आप नियमित वेतनमान की जगह पर कथित तौर पर, जिसको कहा जाता है चाइनीज वेतनमान, डेवलप कर दिए। मतलब कि जिस चीज के लिए पहले जो दिया जा रहा था उसी कार्य के लिए आपने जब रिक्रूटमेंट शुरू किया तो पहले के मुकाबले कम देना शुरू किया, जबकि महंगाई और बढ़ गई। वहां भी एक प्रकार की चर्चा है, कैसे आश्वस्त करें? देखिए, शिक्षक भाइयों को नौकरी तो नीतीश जी के ही नेतृत्व में मिला, और जहां जिस बिहार में 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, नीतीश जी ने सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में 6 लाख शिक्षकों को नौकरी दी, और अभी भी सितंबर में 1 लाख लोगों को और रोजगार नौकरी देने का काम किया। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि जहां बिहार जैसे राज्य, जिस राज्य में हम लोग राजनीति शुरू किए तो 6,000 करोड़ का बजट ही था, आज उस बिहार में शिक्षा का बजट 77,000 करोड़ तक पहुंचा है, और उसमें से 95% हिस्सा हम सिर्फ तनख्वाह देते हैं और 5% ही हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर पाते। तो स्वाभाविक हमारे लिए चैलेंजिंग है, इसलिए मैंने कहा कि हैवी इंडस्ट्री और विकास के काम और तेज गति से करने पड़ेंगे और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। सम्राट जी, आपने 77,000 करोड़ की बात कही। हम बार बार इस चीज को इसलिए कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार 20 सालों से है। पूरे भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 1365 है। आप 20 साल से यहाँ हैं, आप यहाँ सिर्फ 39 है, जिसमें निजी, सरकारी और केंद्रीय है। तो फिर उच्च शिक्षा का हो क्या रहा है? उसको भी समझ लीजिए। और सुन लीजिए, 5 लाख से ज्यादा बच्चे पलायन करते हैं दूसरे प्रदेश में पढ़ने के लिए। 8 यूनिवर्सिटी नहीं घुमा। देखिए, नींव क्या है? जैसे आप अभी हमें कहा ना आपने कि आपने तो राजनीति शुरू किया राजद से, तो नींव समझाना पड़ेगा ना। मतलब आपको नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको। कौशलेंद्र जी 1990 में 8 यूनिवर्सिटी थे। 90 में जैसे ही लालू जी आए तो 2 जो कांग्रेस ने पूरा काम किया था उसमें 2, 90 में 8 था, 8, और उसके बाद 2 बढ़े 90 में ही 10 हुए। 10 के बाद 3 और लालू जी के शासनकाल में बढ़े, जो कुछ झारखंड भी चला गया जब बंटवारा हुआ। आज यदि 3 टाइम्स हम बढ़ा के रखे हैं, 10 मिला था, 39 पहुंचा दिए, और कल्पना भी है 100 पहुंचाना है, तो ये तो हम ही कर सकते हैं। जो कांस्टेंट बैटिंग करने वाले लोग हैं, जिसने कुछ नहीं किया हो, वो तो कुछ करेगा ही। और आप जो कहा आपने कि बच्चे हमारे पलायन करते हैं, इंजीनियरिंग याद कीजिए, 90 का दौर, इंजीनियरिंग करने लोग लाखों बच्चे जाते थे। आज बिहार में हमारे बच्चे 10 रुपया में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। वैसा कोई जिला नहीं है जहां इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, कोई ऐसा अनुमंडल नहीं है जहां नर्सिंग कॉलेज नहीं है, जहां पैरामेडिकल का कॉलेज नहीं। यही तो बदला है। देखिए, अब क्या है, और ओपन करना होगा, मेरा यह मानना है। और मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता रहा हूं कि प्राइवेट इंडस्ट्री जो यूनिवर्सिटीज कंसेप्ट में, इसको और बढ़ाना चाहिए। आप बड़े ताकत से हैं इस गठबंधन में, आपकी हनक भी है, पावर भी है। पटना यूनिवर्सिटी को, शुरू से पटना आप रहे, नॉर्थ ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। आज वहां क्या परिस्थिति है? कई डिपार्टमेंट्स में प्रोफेसर नहीं है। नहीं, देखिए अभी, अच्छा बोल लीजिए। बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। तो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग मोदी जी आए थे, नीतीश जी ने कई दफा किया, मांग उठती रही, लेकिन पटना विश्वविद्यालय को उन्होंने कभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लायक समझा नहीं, जबकि देखिए बिहार की पहचान पटना विश्वविद्यालय से थी। देखिए, जहां तक केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, तो लगातार मोदी जी के राज में ही मोतिहारी में यूनिवर्सिटी बने, पूसा का पाठ करके रूसा बनाया गया, गया में बना, अभी नालंदा यूनिवर्सिटी को लॉन्च उन्होंने किया।
इसके बाद भागलपुर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। यहां भी कोई इशू नहीं है। यहां एक लगातार इस बार भी लगभग 500 करोड़ से अधिक सेंट्रल असिस्टेंट के तौर पर पटना यूनिवर्सिटी को दिया गया, और आज भी बिहार की सरकार भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम वहां कर रही है। देखिए, वो हमारा इतिहास है, हम उसको स्थापित भी करना चाहते, लेकिन यदि पूरी सहमति बनेगी तो जरूर इस पर भी विचार होगा। लेकिन आज पटना यूनिवर्सिटी अपने गौरवशाली इतिहास की ओर फिर से लौट रहा है। थोड़ा सा डाटा से हटके मंत्रालय से इतर बात करें। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लोग कहते हैं कि किसी भी पुराने भाजपाई के मुकाबले लुक वाइज अब ज्यादा भाजपाई दिखते हैं, चाहे वो पगड़ी रखने का मामला हो, और हमारे सामने जब बैठे हुए हैं तो गमछा भी गेरुआ आपने धारण कर रखा है। क्या 10 साल के बाद भी सम्राट चौधरी को खुद को भाजपाई साबित करने के लिए भाजपा में मशक्कत करना पड़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सनातन संस्कृति है और सनातन को आगे बढ़ाने की कल्पना है। सनातन के चीजों को स्थापित करना ये हमारा धर्म है, कर्म है। हम सबका साथ, सबके विकास की बात जरूर करते हैं, लेकिन जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, पंडित चाणक्य ने अखंड भारत का सपना देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सपना देखा, पूरा मोदी जी ने किया। इस देश के साधु संतों ने सपना देखा था, राम भगवान के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनेगा, मोदी जी ने पूरा किया। अब माँ सीता को भी उनके भव्य रूप देने का काम नीतीश जी और मोदी जी कर रहे हैं। आप लोग अपने सपना को साकार करने के चक्कर में एक वर्ग को सपना देखना ही बंद कर दिए। आज आपका जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है, भाजपा की तरफ से न उसे कहीं टिकट दी जाती है, न कहीं आयोग में, न कहीं मौका मिलता है। तो ऐसा क्या है कि सपना ठीक है, सपना सबके साकार होने चाहिए। उसमें धीरेन्द्र एक चीज जोड़ दें, किशनगंज, बहादुरगंज, कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मुसलमानों की संख्या काफी अच्छी है, काफी अच्छी, लेकिन उसके बाद भी आप एक मुसलमान पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते उम्मीदवार पे? देखिए, दो चीज, पहले तो मैं ना हिंदू ना मुस्लिम, सब सनातनी है। जो भारत में जन्मा है वो सनातन का लोग है। कोई बाहर नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। मेरे धर्म पूजा करने की पद्धति बदलती है, पूर्वज तो एक ही है, सब राम के वंशज है। अब जिसको समझना है जो समझे। मैं तो यही मानता हूं कि इस देश में जो रहते हैं सब राम के वंशज है। सबने पूजा की पद्धति बदली है। वो कोई सनातन पूजा के तहत काम कर रहा है, कोई इस्लामिक कर रहा है, कोई बौद्धिस्ट कर रहा है, कोई जैनी कर रहा है। हमारे यहाँ तो यही माना जाता है कि सब हमारे पाठ हैं, हमारे जिन के हैं, हमारे लोग हैं, हम सब भारत के लोग हैं। तेजस्वी यादव का आप पर एक आरोप लगता है, आप संसदीय राजनीति में ज्यादातर जो वक्त आपका रहा है, आपने पिछले दरवाजे से सदन में प्रवेश किया है, जनता को फेस करने से आप बचते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, तेजस्वी यादव का यह आरोप है आप पर। देखिए, जिस बेचारे को जो समझना है समझने दीजिए। पार्टी जिस रोल में काम देगी उस पार्टी के उस रोल में हूं। नीतीश जी को अब कोई चैलेंज कर रहा है कि MLC है पिछले 20 साल से, 25 साल से। अरे भाई, जो दायित्व है वो काम कर रहे हैं। नीतीश जी दूसरे को जिताते हैं। निजी इच्छा क्या है, मतलब पिछले दरवाजे से जाए या फ्रंट गेट से? मेरी अब कोई इच्छा नहीं है। मेरी एक ही इच्छा है कि NDA की सरकार बन जाए, पार्टी जो दायित्व देती है वो काम करता हूँ। धीरेन्द्र, उसी से जुड़ा प्रश्न, जो पहला प्रश्न था, हम जो आपने कहा कि यहाँ राम के वंशज हैं, सीमांचल का इलाका है, बांग्लादेशियों को बाहर करने की बात कहते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं। चुनाव के समय क्या भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर हिंदू मुसलमान करना चाहती है? 1992 में कोई चुनाव नहीं था। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बिहार विधानसभा के अंदर कहा कि घुसपैठी को भगाना है। 2005 में बंगाल में चुनाव नहीं था। आज की मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेशी को भगाना है। आज भी मैं कहता हूं कि SIR के माध्यम से भारत के संविधान के तहत जो मतदाता बन सकते हैं उन्हीं को बनना चाहिए, नहीं तो सबका नाम कटना चाहिए। तो जो भारत के संविधान के हिसाब से भारत के नागरिक ही नहीं है, वो मतदाता कैसे बन सकता है?
और 2 तरह के रिपोर्ट आए। 120% आधार कार्ड वहां मिले, और जब मैंने जांच कराया तो 13 दिन का मैं हिसाब दे रहा हूं कि 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक प्रत्येक महीना 20,000 22,000 आवासीय बनते थे, और मात्र 13 दिन में 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक आवासीय बनाने की संख्या 2,41,000 था। इट मीन्स कि 10 टाइम्स। आपने मांगा तो लोगों ने अप्लाई करना ज्यादा शुरू किया। ये तो मैं कह रहा हूं ना कि उसमें क्या है कि 10 तरह के सर्टिफिकेट आप नहीं बना सकते। पासपोर्ट तुरंत नहीं बनेगा, जमीन का कागज तुरंत नहीं बनेगा। एक ही कागज था जो तुरंत बन सकता था, वो आवासीय, और किसी जिले में नहीं है धीरेन्द्र बाबू। जहानाबाद में नहीं है, दरभंगा में नहीं, तो उसी प्रमंडल में ये सारे क्यों इन चीजों को देखा गया? क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये मैं कह रहा हूं। जैसे सब भारत के नागरिक हैं आजादी के पहले, और अखंड भारत का सपना जब देखा गया था तो 3 गुना बड़ा भारत था, तो जहानाबाद से पटना आप टहलते हुए आ जाते हैं, उसी तरह वो बांग्लादेश से टहलते हुए किशनगंज आ जाता है। फर्क क्या है? जितना दूर पर आप जहानाबाद के लोग बैठे हैं, उतना ही दूर पे किशनगंज से बांग्लादेश है। जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं वो घुसपैठिया परस्त हैं। एकदम 200%। क्यों? वही तो मैं कह रहा हूं कि 22 लाख मृत पाए गए, तो इनका नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? 30 लाख लोग परमानेंट पलायन कर गए, मतलब कहीं दूसरे जगह, तो उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? 8 लाख ऐसे लोग हैं जो लोग 2 जगह वोटर हैं, तो उनसे पूछना चाहिए कि आप कहाँ के वोटर होंगे? आप जहानाबाद के भी रहिएगा, पटना का भी रहिएगा, ऐसे कैसे चलेगा? कोई दियारा का भी रहेगा और पटना में भी वोट करेगा, ये राज नहीं चलेगा। लूट का राज नहीं चल सकता है। तो ये एकदम चुनाव के समय ही याद आया क्या अभी? ये तो टाइमिंग पे थोड़ा ये प्रक्रिया है, वही मैं बता रहा हूँ। 2003 में एसआईआर हुआ था, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। 15 जुलाई को शुरू हुआ और 16 अगस्त को इसका प्रक्रिया खत्म हुआ। 1 महीने का टाइम था। बिहार में जातीय जनगणना का सर्वे हुआ, महागठबंधन की सरकार थी उस समय। 7 जनवरी को चालू हुआ और 21 जनवरी को खत्म हो गया। 15 दिन का समय था। इस बार 1 महीने का समय है। आज ड्राफ्ट कॉपी पब्लिकेशन हुआ, 1 महीने तक ऑब्जेक्शन देंगे और 1 महीने के बाद आपका स्क्रूटनी होगा, और 30 सितंबर मतलब मोटा मोटी 3.5 महीने का कार्यक्रम चलेगा। तो मेरा ये मानना है कि जो पार्टियां हैं इनको बूथ पर चिंता करनी चाहिए, बूथ पर कैसे लोग हैं नहीं हैं, तब ये प्रश्न उठाते तो लोग इनको जस्टिफाइड मानते। मतलब कोई कार्यक्रम शुरू हुआ और उसी दिन से विरोध हो गया, इसका मतलब कुछ मन में काला है, दिल में काला है। इसलिए ये लोग एक तरह से कोई चोरी छुपाने का काम कर रहे थे। आपका एक बड़ा फेमस शब्द है, आप भी जानते होंगे, व्याकुल। ये जो व्याकुलता आपकी सरकार में दिख रही है, नीतीश जी प्रतिदिन कभी आशा तो कभी आंगनबाड़ी, कभी रसोईया, प्रतिदिन कुछ न कुछ वेतनमान में और उनके बढ़ोतरी की जा रही। तो चुनाव के समय ही क्यों याद आ रहा है? ये तो पहले भी किया जा सकता था, 2025 से पहले। लगातार किया जा रहा है कौशलन जी, ऐसा ही नहीं है, नया प्रथा नहीं है। और एक चीज समझिए, 1,70,00,000 महिलाओं के बीच में संवाद किए गए, 2 बड़े फैसले लिए गए। बिजली का आया कि हमको बिजली बिल में भी हमको और रियायत मिल जाता, तो नीतीश कुमार जी ने कहा 100% सब्सिडी करेंगे। पहले 80% सब्सिडी था, मैंने 100% किया। उसके पहले वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगजन का पेंशन, उस पर आया। ये महिलाओं के बीच से संवाद में आया, क्योंकि नीतीश कुमार जी का कार्यशैली रहा है संवाद के माध्यम से जनता के बीच से फीडबैक लेते। तो 1,70,00,000 बहनों ने जब संवाद करके ये सूचना दिया तो उसमें ये निर्णय लिए गए। इसके साथ साथ लगभग 20,000 टोलों में दलित समाज के बीच में संवाद किया गया। उसमें भी ये जानकारी मिली कि आशा बहनें, ये जो ममता दीदी हैं, कई तरह के रसोईया दीदी हैं,
इन लोगों ने के बारे में भी बताया गया कि इनको इनकी आर्थिक स्थिति को और अच्छा करना चाहिए। सरकार ने ये निर्णय लिया। फिजिकल टीचर अपने आप को टीचर से अलग मानते थे, उनको कहा जाता था कि आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो उनका भी क्योंकि वो तो इनरोल एक बार जब हो गए तो वो सरकार के लिए काम कर रहे थे, तो उनको भी 8,000 से 16,000 किया गया। इसलिए सबको एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट बढ़ाने में और जनता के कल्याण के लिए काम करने में सबको सहयोग के तौर पर नीतीश जी ने सदन में ही बिजली सब्सिडी को लेकर के जो 125 यूनिट बिजली फ्री है, कहा था कि हम कैसे दे पाए, संभव नहीं है। लेकिन तो फिर ये संभव समय कैसे? और परिस्थिति क्या बदलते चुनाव जीतने के लिए नहीं, यह फंडा देखिए, अपनाया जा रहा है? जनता की आकांक्षा क्या है? शराबबंदी बिहार में कोई नीतीश जी का फॉर्मूला नहीं था, जनता की आकांक्षा थी, हमारी बहनों की आकांक्षा थी, इसलिए शराबबंदी हुआ। इसलिए जनता क्या चाहती है इस पर विचार करें। थोड़ा और हल्का कर, क्या लगता है तेजस्वी जी कुछ कमाल दिखा पाएंगे? यूथ कहते हैं, आप लोगों को दो यूथ से लड़ना पड़ता है। एक वृद्ध यूथ है, 52 साल के हो चुके हैं राहुल गांधी जी, और एक वास्तव में यूथ है, अभी 40 के नीचे हैं। दोनों से लड़ाई आपकी चल रही है, दोनों की जुगलबंदी है। कुछ कमाल होगा इस बार? नहीं, देखिए, राहुल गांधी वैसे नेता हैं जो जिस पर एक्सपेरिमेंट तो सब लोग करते हैं लेकिन कोई होता नहीं है। और जहां तक लालू जी का परिवार का मामला है तो ये आइडेंटिफाई है, लालू जी प्रतिनिधि बदलते रहे हैं और सब बार नीतीश जी से हारते रहे हैं, तो इसलिए कोई नया एक्सपेरिमेंट क्या होना। भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ये तो जब सभी वरिष्ठ नेता बैठेंगे एनडीए के तब तय हो जाएगा। एक चर्चा बड़ी तेज है, वीआईपी प्रमुख आपके साथ आने वाले हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई संपर्क नहीं है, ना वो हमारे खिलाफ में पिछला चुनाव लड़े हैं और अभी तक भी कोई ऐसी स्थिति हमको नहीं। एक और चर्चा बड़ी तेज है, चिराग पासवान लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर रह रहे हैं। नहीं, तो लगातार ये कैसी दोस्ती है? सरकार के पक्ष में भी खड़े हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार उन्होंने बयान दिया है कि लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतकर फिर उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अपराध को लेकर के वो लगातार हमला कर रहे हैं सरकार पर। नहीं, कुछ इश्यूज ऐसे आते होंगे, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि एनडीए पूर्ण रूप से इंटैक्ट है और बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर। आप भाजपा के लिए जिम्मेदार हैं, भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर हमसे बात कर रहे हैं और भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में ही आप उप मुख्यमंत्री हैं। भाजपा प्रदेश चुनाव भी राष्ट्रीय मुद्दे पर और राष्ट्रीय चेहरे पर लड़ती है। प्रदेश का चुनाव भी आप राष्ट्रवाद पे लड़ते हैं और चेहरा भी आपका नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही होते हैं। राष्ट्रवाद गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या भाजपा क्षेत्रीय मुद्दों को एड्रेस करने में असहज रहती है, पहला, और क्षेत्रीय नेतृत्व उभारने में भाजपा असहज है, ये दूसरा प्रश्न है। नहीं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, नो डाउट। हम राष्ट्रवाद हमारे खून में है और बिहार में अराजकता से लड़ना है। हम विकास के रास्ते पर हैं, हम विकास की ओर चलेंगे। एक और बात बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको लेकर के कि आप लालू जी के साथ राजनीति शुरू किए, लेकिन कहा जाता है कि भाषाई मर्यादा का आप ख्याल नहीं रखते। नहीं, मैं थोड़ा साफ साफ बोलता हूँ, इसलिए खराब अपराधी, जैसे आपने पिछली बार सदन में कहा नहीं, मेरा ये मानना है कि बिहार में यदि 2-4 पंजीकृत लोग हो चुके हैं जिनको सभी न्यायालय ने तय कर दिया कि ये अपराधी ही हैं, तो उसमें सबसे बड़े नाम लालू जी हैं। अब उनको नहीं कहूं तो किसको कहूं? कौशलेंद्र जी, किसको कहूं? जिस व्यक्ति को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने तय कर दिया कि इनके ऊपर पशुपालन, बेजुबान के चारा खाने का आरोप है, गरीब बच्चों का जमीन हड़पने का आरोप है, तो किसको कहूं? बताइए, किसी और को कहना है बताइए। क्या बिहार में आगामी चुनाव में कोई थर्ड फ्रंट या तीसरा मोर्चा खुलता हुआ देख रहे हैं, या कोई तीसरी चुनौती आप महसूस कर रहे हैं? ये तो जनता तय करेगी। आप क्या महसूस करते हैं? प्रशांत किशोर का मूवमेंट कोई चैलेंज? बिहार की जनता जानती है विनाश और विकास किसको चुनना है, ये जनता तय करेगी। बिहार की जनता की तरफ से एक सवाल है,
वो सवाल कई बार सदन में भी विपक्ष की ओर से भी आप लोग सुनते रहे होंगे, वो है नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर। और लोग ऐसा कहते हैं कि नीतीश जी अब बिहार के सर्वोच्च पद के को संभालने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। आप लोग साथ में काम करते हैं। नेता विरोधी दल के 1 साल पुराने वक्तव्य को सुन लीजिए, आप संतुष्ट हो जाइए। वो सचेत मुख्यमंत्री है, अचेत नहीं, सचेत। और मेरी घोर आपत्ति है अचेत करने वाले लोगों से। सचेत मुख्यमंत्री रोज सवेरे बिहार के मुद्दों पर जनता को डिलीवर करते हैं, आप देख लीजिए। नहीं, कहा तो यह जाता कि 5-6 ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। रोज जनता के बीच में नीतीश कुमार होते हैं। कल ही तो आपके बराबर पहाड़ पे गए थे, परसों। नीतीश कुमार मजबूरी है या नीतीश ही जरूरी है? नहीं, नीतीश कुमार विकास का चेहरा है और नीतीश कुमार जी ने काम किया, इसलिए हम लोग सहयोगी हैं। अच्छा, ये एक चर्चा है, बस इसको ऐसे समझिए कि आने वाले समय में जो समय आने जा रहा है 2025 के इलेक्शन के बाद, परिणाम के बाद, अगर सत्ता में आप आते हैं तो 1 से 1.5 साल के बाद भाजपा का यहाँ मुख्यमंत्री होगा। देखिए, चाची को जब मोची हो जाएगा तो चचे होंगे, ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा और नीतीश ही मुख्यमंत्री होगा। मतलब सीएम कैंडिडेट, मतलब सीएम कैंडिडेट की बात तो नीतीश ही है। मैंने क्या कहा? मैंने तो कहा कि आज भी नीतीश, कल भी नीतीश। चलिए, अब हम लोग समाप्त करने पर हैं। सम्राट चौधरी अगर राजनेता नहीं होते तो क्या होते? कहीं नौकरी करते रहता भाई, पक्का। वो तो मेरे पिता है, नो डाउट, इसमें कहीं नो। पसंदीदा हीरो अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। कोई डायलॉग याद है? कोई डायलॉग याद है? वो मैंने सुनाया था अपने विरोधियों को। चलिए, एक बार कुछ नहीं, सब ठीक है। आपके शौक कुछ ऐसे हॉबी? क्रिकेट खेलने का शौक रहा है, लेकिन मौका कम मिला। शकुनी चौधरी से सम्राट चौधरी, क्या उम्मीद रखें कि सम्राट चौधरी के बाद भी इस परिवार से कोई व्यक्ति आएगा राजनीति में, समाज सेवा में? अभी तक तो दूर दूर तक नहीं दिखता है, देखिए। ये थे भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। जनता की अदालत में जाने वाले हैं, इसलिए जनता के सवालों के साथ इनके सामने हम आए थे और उनसे लगातार कई ज्वलंत मुद्दों पर कई लहकते सवाल इनसे पूछे। जवाब आपको कैसा लगा आप बताएंगे। अगली बार किसी और जिम्मेदार राजनेता के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे और मांगेंगे उनसे जनता का हिसाब।